हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2021 टेस्ट सीरीज विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व कर रहे थे। ये टेस्ट नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ आप सारे जो है ये लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आपको 2020 वाले भी टेस्ट सीरीज देखने हैं तो सारे हम लोगों ने वहाँ मतलब सॉल्व कर लिए थे पिछले ही साल, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी टाइमिंग आप लोग बताइए कि कितनी टाइम रहेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे आएगा ये। करंट अफेयर का भी 50 क्वेश्चन जैसे हम लोग इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व करते हैं, तो एक महीने के लगभग 3 वीडियो आएंगे 50-50 क्वेश्चन के, मतलब 150 क्वेश्चन के, ठीक है। एक महीने में पूरा रिवीजन होगा आपका करंट अफेयर का एमसीक्यू के थ्रू। तो वो भी मैं मतलब डेली वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 50-50 के ही वीडियो में बना दूँ, ठीक है। तो उससे आप लोगों को भी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी और मुझे भी थोड़ी मतलब दिक्कत नहीं होगी इसको मतलब डिस्कस करने में, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेली बेसिस पे लाना चाह रहा हूँ वीडियो। तो बताइए आप लोग इसकी टाइमिंग क्या रखूँ, 10 बजे रखूँ, 8 बजे रखूँ सुबह, या फिर शाम को रखूँ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने टाइमिंग आपको मतलब कितने टाइम इस वीडियो को चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग अपना जो है जो भी डिसीजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि आरबीआई द्वारा अवरुद्धता यानी स्टेरलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के भंडार को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। सेकेंड है कि यह आरबीआई की कुल आरक्षित निधियों एवं जमाएं जो होती हैं उन्हें अवरुद्धता अभ्यास से पूर्व या पश्चात अपरिवर्तित रहती हैं। तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ये स्टेटमेंट हमारे सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखो आप लोगों को ये बताना, इतना मैं पढ़ने में टाइम लगाता हूँ उसको, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगाता हूँ। अगर आप इतने मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी अगर आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो उसका आंसर जरूर टिक किया करो। और उसके बाद आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बताना है। तो ये इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये मतलब जो स्टर स्टरलाइजेशन की बात की जा रही, तो ये है क्या एक्चुअली में। तो ये जैसे मुद्रा के आवागमन को नियंत्रित करने की बात की जा रही है आरबीआई द्वारा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अचानक मतलब मुद्रा की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि अचानक इसकी वैल्यू मतलब इसका मतलब इन्फ्यूज मात्रा में निवेश होता है, मतलब इन्वेस्ट होता है विदेशों से। और कभी कभी हमारे इंडिया से ये मतलब अचानक गायब हो जाती है मुद्रा, ठीक है। उसी को नियंत्रित करने के लिए ये क्रिया अपनाई जाती है, इसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है। ये आरबीआई इसका रेगुलेशन करती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 52। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। और प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध के जीवन में कुशीनगर का क्या महत्व है, तो इसमें बताना है। तो देखो ये तो बता दिया कि क्या मतलब उन्होंने रिफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन वहाँ से अब उसका जो मतलब बैकग्राउंड है, जैसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे थे जो पूछे गए थे यूपीएससी 2020 में प्रीलिम्स में, ठीक है, उसी के आधार पर ही मतलब क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें बताना है ए ऑप्शन की यह उनकी जन्मभूमि थी, ठीक है। सेकेंड है कि उन्होंने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और सी है उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया। और डी है यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल कंप्लीट आपको आप लोगों को पता ही होगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब जो बुद्ध की मृत्यु यहाँ हुई थी कुशीनगर में, उसी के बारे में उन्हीं की मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और ये कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। और उन्होंने ज्ञान तो सारनाथ में प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये और उनका जन्मभूमि तो लुम्बिनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है मतलब, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 53। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कारा सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का भाग है। तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, और डी है हिंद महासागर। तो देखो पॉज करके आप लोगों को आंसर जरूर बताना है, आपको पता करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
तो आपको कहीं टेस्ट सीरीज मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं। आप यहीं अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप लोग यही कीजिए। और आप लोग कह रहे थे कि पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ एक्चुअली कहीं भी इसकी आ नहीं रही है। मैं खुद स्वयं इसको स्कैन करवाता हूँ, केवल क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप लोगों के मतलब का नहीं होगा। ऊपर से दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं वहाँ करता हूँ तो कॉपीराइट राइट का इशू आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। चैनल पे नहीं आ रहा है, लेकिन टेलीग्राम पे ये चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए कोई भी पीडीएफ नहीं मिल रही है विजन की, ठीक है। तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, कहीं मार्केट से ले लीजिए, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से परचेज कर लीजिए। लेकिन जो है यहाँ से मैं पीडीएफ नहीं दे सकता, वरना फिर जो हम डिस्कस कर रहे हैं शायद वो भी बंद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, और आप लोग देख लीजिए जहाँ से भी आपकी व्यवस्था हो जाए आप लोग करवा लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, भटक गए हम इधर उधर, ठीक है। तो ये कारा सागर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस महासागर का पार्ट है। तो हमारा देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये आर्कटिक महासागर है उसी का पार्ट ये देखने को मिलेगा। कारा सागर ये है कहाँ पर, ये रसिया के पास आपको देखने को मिलेगा। अंबारनाया नदी की सतह से होकर होते हुए, मतलब जो अभी एक तेल रिसाव हुआ था रशिया में, ठीक है, उसी में जो अंबारनाया नदी है, ठीक है, उसी की सतह लाल हो गई थी। और ये अंबारनाया आकर कारासागर में मिलती है, जिसके कारण ये इसका मतलब कारासागर भी पोल्यूटेड हो गया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये घटना देखी गई थी इसमें, इसीलिए ये न्यूज में था, तो ये मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 54। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक संपत्तियां प्रालिप्याधिकार द्वारा संरक्षित है। तो फर्स्ट है कि साहित्यिक कृतियां हैं, सेकेंड है संगीत कृतियां हैं, फिल्म निर्माण की विधियां हैं, फोर्थ है रंगमंच प्रदर्शन का कथानक है, ठीक है। तो देखो ये आपको देखो इसमें एक चीज़ तो विधियां, ये चीज़ तो नहीं हो सकती भाई। इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि फिल्म की, हाँ लेकिन यह चलचित्र फिल्म जो होती है, ठीक है, उस पर कॉपीराइट है। और हाँ, ये कॉपीराइट की बात की जा रही है, मतलब हिंदी का वर्ड ऐसा आ जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअली क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट की बात की जा रही है। और कॉपीराइट में क्या है कि साहित्यिक कृतियाँ भी आती है, संगीत कृतियाँ भी आती हैं, और रंगमंच प्रदर्शन का कथानक भी शामिल है, ठीक है। लेकिन फिल्म के मतलब जो चलचित्र फिल्म होती हैं उनका जो उन्हें उन पे कॉपीराइट है, लेकिन फिल्म निर्माण की विधियों पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की बात की जा रही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में, और ये कॉपीराइट एक्ट आया कब था इंडिया में, तो ये आपको देखने को मिला था जो कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये मतलब प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है कि राजकोषीय बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राजकोषीय बिल छूट पर जारी किए जाने वाला शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि राजकोषीय बिल को केंद्र सरकार राजकोषीय बिल को केंद्र सरकार न कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड है कि राजकोषीय बिल सामान्यतः 10 वर्षों की वार्षिक परिपक्वता वाली दीर्घावधि प्रतिभूतियां हैं। तो ये देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा तो पहले ही गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा दीर्घकालिक ये नहीं है, ये अल्पकालिक इंस्ट्रूमेंट है, ना कि दीर्घकालिक। मतलब मनी मार्केट का ये मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और इसमें कितने दिन के लिए ये जारी किया जाता है, तो इसके लिए देखो 91 दिन के लिए जारी हो सकता है, 182 दिन के लिए जारी हो सकता है, और 364 दिन के लिए जारी हो सकता है। तो तीन ये स्थितियां इनकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट और सेकेंड तो हमारे सही हैं, क्योंकि जो बिल होता है वो जीरो कूपन होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो छूट पे जारी किया जाता है। जितना जैसे 250 रुपये का कोई चीज़ जारी किया गया है, तो वो 240 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा इसको गवर्नमेंट को बेचेंगे तो ये 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कोई नहीं मिलता है इस पर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड और फर्स्ट दोनों सही हो गए, थर्ड वाला गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला, हाँ बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 56। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एमईपी वह मूल्य है जिसके नीचे निर्यातक को भारत से वस्तु का निर्यात करने की अनुमति नहीं है। सेकेंड है कि एमईपी के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसे देखो जिन चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें हैं तो वो मतलब बड़े लेवल की होती है। तो अगर कॉमन सेंस से भी हम अगर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं।
तो ये कैबिनेट स्तर की जो ये मतलब कैबिनेट स्तर की ये मतलब रिफॉर्म होते हैं, ये लोग मतलब तय करते हैं कि क्या ये मतलब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये राज्य सरकार का इसमें कोई वर्चस्व नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यह वह मूल्य होता है जिसके नीचे निर्यातक भारत से वस्तु को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। कि जैसे मिनिमम कह दिया गया है कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट का 250 रुपये, जैसे आलू है 250 रुपये किलो से नीचे आप जो है वहाँ मतलब विदेश में नहीं बेच सकते, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु मतलब वो आती हैं, तो मतलब जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि दैनिक उपयोग वाली होती है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, चावल हो गया, खाद्य तेल हो गया, तो इन चीज़ों का इसमें किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल एक ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 57। इसमें कहा गया कि नई आर्थिक नीति यानी NEP 1991 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद या श्रेणियां औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट है एरोस्पेस है, सेकेंड है रक्षा, और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, और फोर्थ है जूट। तो देखो जूट है इसको उसके अंतर्गत नहीं रखा गया था लाइसेंसिंग के अंतर्गत, लेकिन जो एरोस्पेस है, रक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे जो जो 1991 का एक्ट था, इसके अंतर्गत इनको लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ वाला केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है, ये मतलब लाइसेंस मुक्त था 1991 में। और जो है इस समय तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया है, एरोस्पेस भी इससे मुक्त हो गया है, ठीक है। लेकिन डिफेंस में भी कुछ क्षेत्र तक FDI की अनुमति है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर। इसमें कहा गया है कि नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निधि कभी कभी सुर्खियों में रहती है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना, ठीक है। सेकेंड है कि इसरो के लिए नई आंतरिक प्रौद्योगिकियों में भाग लेने और विकसित करने के लिए निजी अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। और सी ऑप्शन है कि विचारों और नवाचारों यानी ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी चालित का सफल स्टार्टअप का पोषण है, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा कि मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो देखो जो ये निधि की बात की जा रही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये विचारों और नवाचारों और प्रौद्योगिकी चालित जो ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी चालित का सफल स्टार्टअप पोषण है मतलब सफल स्टार्टअप पोषण करता है, जिसमें इनके जो नए नवाचार होते हैं वो लोग अपना मतलब इसमें अपने विचारों और नवाचारों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो कोई नया इनोवेशन कोई करता है, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है हमारा 59। और हाँ ये जो आपको देखने को मिलता है जो नवाचार ठीक है, तो ये हाँ ये तो सही हो गया, इसका इसका आंसर तो सही हो गया, ठीक है। 59 का हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मंगोलियाई कंजूर क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास है, बी है कि हमारा भारत और मंगोलिया के बीच अंतरिक्ष सहयोग और आपदा प्रबंधन के लिए पहल है, सी है मंगोलिया की एक महत्वपूर्ण बौद्ध पांडुलिपि है, और डी है कि ये गोबी मरुस्थल में सोलर फार्म का विकास करने के लिए मंगोलियाई पहल है। तो देखो इसका सी ऑप्शन सही है, जो ये मंगोलिया की महत्वपूर्ण बौद्ध पांडुलिपि है, ठीक है। यही अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि ये जो मंगोलियाई कंजूर है ये मंगोलिया का ये मतलब ये लोग बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण इसे ग्रंथ मानते हैं, और ये 108 खंडों का है जो मंगोलियाई कंजूर के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी गुरु पूर्णिमा पर ये एक ग्रंथ इसके बारे में लिखा गया है पांडुलिपि में, इसी पांडुलिपि में लिखा गया है ये मंगोलियाई कंजूर, ठीक है, बौद्ध पर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि व्यवसाय चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होने के बजाय व्यवसाय चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होने के बजाय इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन के कारण होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की बेरोजगारी श्रम बेरोजगार में कुछ कौशलों की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। तो निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी की बात की जा रही है, जो ये उपयुक्त परिच्छेद दिया हुआ है या मतलब पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए, ए ऑप्शन संरचनात्मक बेरोजगारी, बी है घर्षण बेरोजगारी, सी है संस्थागत, और डी है हमारे मौसमी बेरोजगारी, ठीक है।
तो इसका अगर सटीक आंसर की बात की जाए, जो अर्थव्यवस्था में अगर हम कोई मतलब नवीनीकरण यानी संरचना में कोई परिवर्तन अगर होता है, उससे अगर बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल बेरोजगारी। ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में एक फर्म की माल सूची यानी इन्वेंट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें अविकृत तैयार माल का स्टॉक सम्मिलित होता है, लेकिन कच्चा माल और जिसे फर्म एक वर्ष में से लेकर अगले वर्ष ले जाती है शामिल होता है। ठीक है, और सेकेंड है कि एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया निवेश व्यय माना जाता है। ठीक है, तो थर्ड मतलब सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया व्यय माना जाता है, निवेश जो किया जाता है उसे व्यय मान लिया जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कहा गया है तो इसमें देखो अविकृत तैयार माल शामिल किया जाता है, उसके साथ आधा तैयार माल उसको भी इसी के अंतर्गत तैयार कर लिया जाता है, और जो कच्चा माल होता है, ठीक है, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 62। इसमें कहा गया है कि सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर यानी MCLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह सामान्य रूप से उधार नहीं दे सकता है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। तो देखो ये तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सिंपल सा सही है, सो सिंपल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये MCLR ऐसी मतलब बैंकों द्वारा ये मतलब एक मापदंड होता है, न्यूनतम मापदंड होता है जिसके नीचे किसी भी जो उपभोक्ता को ये लोग कंज्यूमर को इससे नीचे ब्याज दर पर ये उधार नहीं दे सकते यानी लोन नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा गलत हो जाता है कि RBI से नियमित रूप से नहीं नियंत्रित करती। इस अवधारणा को 2016 में 1 अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, और इसके लागू होने के बाद अब ये वर्तमान में लागू है, और जब तक कोई नई नीति नहीं आ जाती तो इसके लिए कोई फिक्स टर्म नहीं होता। उससे पहले 2010 में इसके दूसरा मतलब इंस्ट्रूमेंट लागू था, उसके आधार पर 2016 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कोई निश्चित समय या नियमित समय नहीं होता है, इसके लिए कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, तो अब वो वर्तमान में लागू है, जब तक कोई नए रिफॉर्म नहीं आएंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 63। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रौद्योगिकी प्रायोगिक संयंत्र की बात की जा रही है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र यानी ITER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह परमाणु विखंडन अभिक्रिया ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, सेकेंड है कि भारत इस अनुसंधान परियोजना का सदस्य देश है। ठीक है, तो देखो ये जो कहा गया है कि ये विखंडन परमाणु अभिक्रिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये आपको नाभिकीय संलयन मतलब परमाणु संलयन अभिक्रिया ऊर्जा परियोजना देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो संलयित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हाइड्रोजन के नाभिक जो होते हैं वो हीलियम के रूप में मतलब संलयित हो जाते हैं, तो और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, लेकिन जो ये कहा गया सेकेंड स्टेटमेंट तो ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें अनुसंधान परियोजना जो है इसका भारत सदस्य देश है। ठीक है, इसकी अभी मीटिंग हुई थी, उसी के बारे में एक मतलब ये बनाया गया था, उसी के बारे में ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 64। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो फर्स्ट है कि तरल, सेकेंड है प्लाज्मा, और थर्ड है गैस, और फोर्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, तो ये चारों की चारों पदार्थ की अवस्था हो सकती हैं, और एक और होती है ठोस। तो आप लोगों ने ठोस द्रव गैस तो पढ़ा ही होगा, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, ये 4 अवस्थाएं तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अभी ये 5वीं अवस्था की खोज की गई है। ये नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेस स्टेशन में इसकी खोज की गई है, तो उसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि इसका अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा यूज होता है,
और ये जो अवस्था है ये आपको पांचवी अवस्था देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि ये अत्यंत मतलब शीतलन गैस है, यानी अत्यधिक कह सकते हैं कि इस प्रकार की अत्यधिक जो ये, हाँ इसको कह सकते हैं हम जैसे कि अत्यधिक जो एकल परमाणु होते हैं, मतलब बहुत ही न्यून जो परमाणु होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है कि इन परमाणुओं के जो वो कण होते हैं, कण के रूप में व्यवहार ये नहीं करते हैं, बल्कि ये एक एकल क्वांटम अवस्था की इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो इसकी खोज की गई, तो इम्पोर्टेंट है, तो ये मतलब पूछा जा सकता है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। और इसमें ठोस और ऐड कर लीजिए, मतलब एक पदार्थ की 5 अवस्थाएं मैक्सिमम हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 65। इसमें कहा गया कि सुर्खियों में रहा G4 वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है कि स्वाइन फ्लू, बी है एड्स, और सी है कोविड-19, और डी है डेंगू। तो इसका देखो ये जो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि जो स्वाइन फ्लू का अभी एक नया स्ट्रेन खोजा गया, ये कोविड-19 जो चल रहा था उसी के दौरान चाइना में एक दूसरा ये स्ट्रेन निकल कर आया है स्वाइन फ्लू का, क्योंकि पहले इसका था H1N1 जो इसका स्ट्रेन था, उसका ये अपवर्जन देखने को मिला है G4, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बहुत घातक है पहले से, तो उसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आप लोग देखते ही हैं कि जितने भी वायरस निकल रहे हैं चाइना से निकल रहे हैं, कोविड-19 जिसने बताओ दुनिया में पूरे विश्व में एक त्रासदी ला के रख दी है, ठीक है। और ये एक दूसरा स्ट्रेन देखने को मिला, तो ये सब मतलब चाइना वाले लोग भी पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं यार, पता नहीं क्या क्या, मतलब छिपकली, मच्छर, और ये क्या बोलते हैं इनका, अरे मतलब देख लो उनको, कई वीडियो मैंने देखे थे तो उसमें अरे इतना मतलब क्या बताएं, ऑक्टोपस तक खा जाते हैं यार, बहुत बहुत गंदे लोग हैं ये। चलो कोई नहीं, हमें तो अपने इंडिया से मतलब है ना कि चाइना से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद न्यूवाइज क्या है। तो न्यूवाइज के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह एक उपग्रह रोधी प्रणाली है। सेकेंड है कि हाल ही में देखा गया एक धूमकेतु है जो लगभग 6800 वर्षों के बाद पृथ्वी पर पुनः आएगा। और सी है कि साइबर हमले से निपटने हेतु एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और डी है एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हाल ही में देखा गया यह एक धूमकेतु है जो लगभग 6800 वर्षों के बाद आया है। क्या बात है, बताओ, मतलब हम लोग देखने पाए हैं और पता नहीं 2-3 पीढ़ियाँ निकल गई, वो मतलब 3-4-5 पीढ़ियाँ निकल गई, उनको देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपको देखने को मिला था C2022 देखने को मिला था। इसका नाम है C22, मतलब C2020F3, ठीक, ये इसका पूरा नाम था। तो इसी के बारे में ये बात की जा रही है, जो ये पृथ्वी के सबसे निकट ये आपको 22 जुलाई को देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 68 सालों के बाद घटना हुई है, तो ये न्यूज़ में है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ही जल्दी पूछती है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। तो इनको आप जो है थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको वैसे भी मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 67 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही के ओ सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग होता है, ठीक है। सेकेंड है कि वस्तु विनिमय जैसे गैर मौद्रिक विनिमय को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। और डी है कि मतलब थर्ड स्टेटमेंट है, जीडीपी में वृद्धि यह दर्शाती है कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में आज बेहतर स्थिति में है। तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट भाई नहीं सही हो सकता है, तो गलत है, क्योंकि देखो जीडीपी एक देश की बढ़ सकती है, लेकिन उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कि लोगों की बेहतर स्थिति हुई है या नहीं हुई, ये हम तय नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जीडीपी बढ़ने का मतलब है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में उत्पादन, तो इन पे जो है आपको कुछ ही लोगों का, लगभग 20% लोगों का ही ज़्यादा इस पे मतलब इन चीज़ों में देखने को मिलता है कि वहाँ की जीडीपी जो होती है वो सभी के लिए समान नहीं होती है।
जीडीपी, ठीक है, वो कुछ ही लोगों के पास उन धन संपत्ति ज़्यादा होती, वही लोग सेवाओं और वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पर काम करती है। तो ये जीडीपी अगर बढ़ रही है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ की मतलब जनता का भी मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो एक इंडिया जैसे है, ठीक है, जैसे बात करें ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जितने भी मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन होगा पूरे इंडिया के अंतर्गत, तो उसकी बाउंड्री के अंतर्गत, तो उसी को जीडीपी कहेंगे, उसके अंतिम मूल्य को, ठीक है। तो ये और सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि वस्तु विनिमय जैसे मौद्रिक विनिमय को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है और थर्ड गलत हो जाता है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था में अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की जा सकती है। तो फर्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात सीसीआर में वृद्धि, ठीक है, सीआरआर में वृद्धि, और बैंक रेट में वृद्धि, और रिवर्स रिजर्व रेपो दर में वृद्धि, ठीक है, मतलब कमी। तो देखो कमी ये तो सही है, लेकिन जो वृद्धि की बात की रहे भाई, मुद्रास्फीति थोड़ी है, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी है, ये मतलब डिफ्लेशन हो रहा है। तो इसमें ये थोड़ी ऐसी सी स्थिति आएगी, इसमें तो सीआरआर की जो है ये रेट कम करनी पड़ेगी, ताकि जो है मार्केट में जो मनी यानी लिक्विडिटी कम है उसको बढ़ाया जाए, डिमांड को क्रिएट किया जाए, उसी के लिए ये बनाई गई है। तो उसमें रेट को जो हम कम करेंगे तभी लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड दोनों सेकंड दोनों गलत है, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मिश्रित वित्त पोषण संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि एक प्रकार का वित्त पोषण जिसमें व्यवसाय तृतीय पक्ष को प्राप्य अपना लेखा छूट पर बेचता है। बी है कि किसी व्यक्ति द्वारा नए लघु व्यवसाय में वित्त पोषण, और सी है कि ऋण और इक्विटी वित्त पोषण का संकरण जो ऋणदाता को इक्विटी ब्याज में परिवर्तित करने का अधिकार देता है। डी है कि केंद्रीय बैंक से जरूरतमंद सरकारों को वित्त पोषण, ठीक है। तो देखो इसका सी ऑप्शन सिंपल सा है, क्योंकि मिश्रित वित्त पोषण की बात की जा रही है, और मिश्रित में क्या है, ऋण आएगा और आपकी इक्विटी पोषण का संकरण आएगा, तो दोनों के दोनों होते हैं। इसी को जो है ऋणदाता को इक्विटी ब्याज में परिवर्तित करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जाती है, मिश्रित वित्त पोषण इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। और हाँ, ये इसका जो पहला ये ऐसा जो मिश्रित वित्त पोषण वाला जो इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, ये ICICI बैंक, ठीक है, ये पहला आया था मार्केट में। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर व्यवस्था संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन करों से बचने के लिए निगमों के तुलन पत्र का दर्शाया गया व्यय है, ठीक है। बी है कि कर संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय को, और कर और प्रशासनिक अनुपालन के लिए फर्मों द्वारा किया गया व्यय को, और रियायती दरों पर कर लगाने की अवसर लागत को, ठीक है। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सिंपल सी बात है, जो मतलब हमारा कर व्यय होता है यानी कर व्यय मतलब जो सरकार करती है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जो कर मतलब टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्चा होता है उसको नहीं इसमें कंसीडर किया जाता है। इसमें कर व्यय, कर खर्च उसे कहते हैं, कर व्यय उसे कहते हैं, कर एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जो उसमें छूट दी जाती है कंज्यूमर को, यानी जैसे इनकम टैक्स में छूट दे दी गई, या कोई इन्वेस्ट कर रहा है होम लोन के मतलब होम के लिए या इंश्योरेंस के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें छूट दी गई, निगम कर में छूट दे दी गई, ठीक है। तो ये सब कर छूट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कर व्यय के अंतर्गत आते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हमारा सही हो गया इसका, अरे डी वाला ऑप्शन सही हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि अवस्फीति और अपस्फीति के मध्य अंतरों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है जहां अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमती दर में कमी, और वहीं अवस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है, ठीक है।
और सेकेंड है अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि अवस्फीति से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो देखो दोनों ये मतलब अपस्फीति यानी इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन की बात की जा रही है, डिफ्लेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जब अपस्फीति होती है तो संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तरों में कमी हो जाती है, ठीक है, और अवस्फीति में मुद्रा दर में कमी हो जाती है, ठीक है। और ये जो अपस्फीति मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि अवस्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे विधि का शासन सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि देशों द्वारा व्यवहार में विधि के शासन का अनुसरण किस सीमा तक किया जाता है, यह उसकी एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मतलब इसीलिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये इसी का कारण है, क्योंकि देशों द्वारा व्यवहार में विधि के शासन का अनुसरण किस सीमा तक किया जाता है यह उसकी एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। ये अभी एक हाई कोर्ट में याचिका आई थी, ठीक है, उसी पे इन्होंने जो हाई कोर्ट ने मतलब गाइडलाइन जारी किए थे सरकार के लिए कि वो एक मतलब रूल ऑफ लॉ जो इंडेक्स है उसके लिए एक मतलब कमेटी का गठन करे, एक पैनल का गठन करे, ठीक है। उसी के लिए न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 73, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी के अंतर्गत ऋण माने जाने योग्य है। तो फर्स्ट है कि मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्रियोरिटी सेक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा है, नवीनीकरण ऊर्जा है, आवास है, कृषि है, तो ये चारों को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी है, ठीक है, उसी के बारे में प्रियोरिटी लैंडिंग सेक्टर के बारे में। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये सारे के सारे प्राथमिकता वाले ही क्षेत्र हैं, इनको दिया जाता है। और ये जो किसी भी बैंक के लिए ये मतलब एक निर्धारित है आरबीआई की गाइडलाइन की 40% आप जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र वाले हैं, ठीक है, उनके लिए लागू होता है कि ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को 40% का लोन आपको देना होगा, और उसमें से 18% एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और ये गाइडलाइन अभी 2020 से पूरी तरीके से लागू हो गए हैं। पहले जो मतलब विदेशी बैंकें थी जिनकी 20 से कम शाखाएं थी उन पे ये रूल थोड़ा सा मतलब कम लागू थे, ठीक है, लेकिन अभी ये 2020 से पूरे सभी के लिए लागू हो गए हैं, ठीक है। और ये रूल अभी चेंज हुए थे शायद 2017 में, तो उसके बाद 20 में ये टाइम दिया था इन लोगों का कि आप लोग अपना इम्प्रूवमेंट करें या फिर कुछ भी करें, लेकिन अब जो भी है सभी के ऊपर रूल सेम लागू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करते हैं भाई। तो पहला है कि वास्तविक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की इकाई की कीमत है, ठीक है। सेकेंड है कि विनिमय मुद्रा दर घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है, ठीक है। और थर्ड है कि वास्तविक विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमको ये केवल सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें पहला वाला अगर बात करें तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वास्तविक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक एकल इकाई है। तो ये वास्तविक मुद्रा के बारे में नहीं बात की जा रही थी, ये मौद्रिक विनिमय के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और ये जो वास्तविक विनिमय है इसका उल्टा कर दिया है। तो देखो बहुत जल्दी मतलब ये लोग चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो वास्तविक विनिमय दर का मतलब होता है घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं के सापेक्ष कीमत, ठीक है। तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए, तो दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। और ये थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि वास्तविक विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करती है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये महारत्न कंपनी के बारे में बताना है कि उसको कौन कौन सी कंपनियां इसमें जो नीचे दी गई हैं वो महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेकेंड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और थर्ड है कि रेलवे खान पान पर्यटन निगम, और फोर्थ है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड। तो इसमें देखो इंडियन ऑयल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि इंडियन ऑयल कारपोरेशन महारत्न कंपनी है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी महारत्न कंपनी है। तो हमारा एक और चार मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जा रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये नवरत्न कंपनी है, ना कि महारत्न। और जो ये भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन लिमिटेड है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी, ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। अभी इसको ना तो नवरत्न का दर्जा है ना महारत्न का। और ये जो को नवरत्न कंपनियां महारत्न बनती हैं और मिनी रत्न नवरत्न बनती हैं, तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ठीक है। तो इनका एक ग्रोस राजस्व होता है, बेनिफिट होता है, उसके आधार पर इनको तय किया जाता है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि चल निधि समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए उपलब्ध है। सेकेंड है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का समपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो जो ये वाणिज्य बैंकों के लिए केवल कहा गया है, तो ये गलत है भाई। देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो ये LAF होता है, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये समपार्श्विक मतलब वाणिज्य बैंकों के लिए केवल होगा, तो ये नहीं, ये वाणिज्य बैंकों के साथ जो प्राइमरी डीलर होते हैं, ठीक है, प्राथमिक डीलर होते हैं, उनके लिए भी ये मतलब लागू होता है। ये लोग भी इसमें उपलब्ध है इन बैंकों के लिए, और इनके साथ साथ चल निधि समायोजन प्राइमरी जो डीलर होते हैं उनके लिए भी उपलब्ध है सुविधा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला भी अगर बात करें तो ये भी हमारा गलत है, केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का समपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये भी भाई गलत है। क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट बिल्स भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और प्लस जो राज्य सरकारों के सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। उनके भी लिए भी ये मतलब मतलब ये इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं स्टेट भी। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कहा गया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता प्रायः निम्नलिखित में से किन संगठनों के संदर्भ में देखा जाता है। तो फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सी ऑप्शन है यूरोपीय संघ, और डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका देखो ये अगर बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है इसी के साथ हमारा ये द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौता यानी BTIA मतलब एग्रीमेंट किया गया था 2000, मतलब एग्रीमेंट नहीं किया गया था, इस पे बात 2007 से चल रही थी, ठीक है। और 2007 से इसकी बात चल रही थी, लेकिन अभी इसका 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन का, तो उसमें इसकी फिर से बात हुई थी। क्योंकि ये पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो दोबारा ये फिर से मतलब इसका इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और इस पर बात शुरू की गई है, ठीक है। तो इसके लिए ये न्यूज़ में था, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का निम्नलिखित में से अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो इसका बताना है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो फर्स्ट है चिकित्सीय रोग निदान में, ठीक है। सेकेंड है कि कला संस्कृत धरोहर कलाकृतियों की जांच करने में, और थर्ड है कि खनिजों के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में। तो देखो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका प्रयोग तीनों चीज़ों में किया जाता है, मतलब रोगों के निदान में भी किया जाता है, और कलाकृतियाँ और संस्कृत धरोहरों की जांच करने में, और खनिजों के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। और रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और ये पहले अश्वेत और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। इंडिया के तो पहले थे ही, एशिया के सबसे पहले थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, और 1930 में जो ये देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 79। इसमें कहा गया कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्नलिखित में से किन उद्योगों को
प्रमुख उद्योग के रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो कोयला है, ऑटोमोबाइल है, विद्युत है और रियल इस्टेट है। ठीक है, तो इसमें देखो कोयला को तो जो कोर सेक्टर होते हैं ये इसमें कोयला को शामिल किया गया है और ये विद्युत को है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को है, लेकिन ना तो ऑटोमोबाइल है और ना ही रियल इस्टेट है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी ऑप्शन। और इसमें 8 ये मतलब जो एक कोर सेक्टर होते हैं उसमें 8 मतलब आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती हैं। इसमें कोयला और विद्युत तो हो ही गया। ठीक है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है और इस्पात है, स्टील है मतलब। ठीक है, तो ये 8 कोर सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते क्योंकि जीडीपी बहुत डाउन हुई थी, तो इसके कोर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ में था। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रही भारत में धरोहरों के प्रबंधन में सुधार रिपोर्ट जारी की गई। तो किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग, ए ऑप्शन, बी है पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विरासत के लिए राष्ट्रीय न्यास ने जारी किया है इसको। तो देखो इसका अगर हम बात करें तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन है। वैसे भी ज़्यादातर जो रिपोर्ट और इंडेक्स हैं इंडिया में वो नीति आयोग ही जारी करता है, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन को अगर आपको नहीं आ रहा है, कभी आपने नहीं पढ़ा है उसको, तो आपको अगर जैसे गेस भी करना है तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये मतलब इनके लिए जारी किया गया है और इसमें इन्होंने रिपोर्ट जारी की तो उसमें बताया कि इंडिया में लगभग 5 लाख से अधिक विरासत और स्मारक स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्रोत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस उद्देश्य हेतु गाडगिल मुखर्जी फार्मूला को प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो फर्स्ट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, विभिन्न भारतीय राज्यों के मध्य निधियों के हस्तांतरण के लिए, सी है कि पहली जनगणना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए, और डी है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान के लिए। तो देखो इसका बी ऑप्शन सही है, जो विभिन्न भारतीय राज्यों के मध्य निधियों के हस्तांतरण के लिए, मतलब फंड ट्रांसफर के लिए ये किया गया था, ये गाडगिल फार्मूला। ठीक है, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिला था। ठीक है, पहली बार ये गाडगिल फार्मूला आया था, लेकिन इसमें फिर आगे कुछ संशोधन होते रहे थे। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत द्वारा किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी की शुरुआत की गई थी? तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है जापान, सी रसिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका देखो ऑब्वियसली ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, पिछली वाली टेस्ट सीरीज में, तो ये यूएसए के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीतिकारी अंतराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह वास्तविक जीडीपी के मौजूदा स्तर और पूर्ण रोजगार के स्तर पर संचालित किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी के मध्य अंतर का माप है, एक माप है। ठीक है, और सेकेंड है कि मुद्रास्फीतिकारी अंतराल मांग में आई कमी का परिणाम होता है। तो अगर देखो ये बात करें तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ वैलिड पॉइंट है नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति के मांग में आई अंतराल की जो कमी होती, कमी नहीं भाई मेरे, ये वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि से जो मतलब मुद्रास्फीतिकारी अंतराल की मांग में आई वृद्धि का परिणाम होता है। ठीक है, ना कि कमी का। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी के मौजूदा स्तर पर पूर्ण रोजगार के स्थान पर संचालित किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी के मध्य के अंतर का एक माप होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ये। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 84। इसमें कहा गया कि भारत में पेटेंट संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पेटेंट अनिश्चित अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट संपूर्ण विश्व में प्रभावी होंगे। तो जो ये बात की जा रही है पेटेंट के बारे में, तो अगर पेटेंट के बारे में हम बात करें तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि किसी भी देश का जो कानून होता है, जो पेटेंट का कानून होता है, वो उसी देश के अंदर लागू होता है, ना कि बाहर। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और
ये अनिश्चित काल के लिए होते तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ये इसकी अवधि 20 वर्ष रखी गई है और इसके लिए एक एक्ट है, ठीक है, एक्ट के थ्रू ये रखा गया है। पहले 1970 में पेटेंट एक्ट आया था, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया था, लेकिन इसमें फिर अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और 2003 के बाद इसमें पेटेंट नियम 2005 आया जिसमें ये 20 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो ये 20 वर्ष के लिए इसकी होती है, ना कि अनिश्चित काल के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 85, इसमें कहा है कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करती है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि आरबीआई का गवर्नर इस समिति का पदेन सदस्य होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो देखो, पदेन सदस्य होता है जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसका पदेन सदस्य तो आरबीआई का गवर्नर होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। अगर हम एलिमिनेशन करें तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो सकता है। अभी तो दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें मौद्रिक नीति के बारे में, तो इसमें मुद्रास्फीति के लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रयास, नहीं नहीं भाई, इसके लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया जाता है, इसको मतलब नियंत्रित किया जाता है। इसी के आधार पर ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो लक्ष्य होते हैं ये सरकार, केंद्र सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है, और उसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई है। तो उसी के बीच जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, कि इसके बीच नहीं, मतलब इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो ये +-2, मतलब 4 तो एक मतलब एवरेज है, ठीक है, और 4 मतलब 2 से कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 +-2 के काम पर ये करता है, ठीक है। तो ये मतलब उसको मैनेज करता है, नियंत्रित करता है कि इसके बीच में रहे, लेकिन ये लक्ष्य निर्धारित करने का काम सरकार का है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं ही पूछा गया है। नेक्स्ट है 86, इसमें कहा गया है कि आयात प्रशुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मूल्यानुसार प्रशुल्क यानी एड वैलोरम टैरिफ आयातित वस्तुओं और पण्यों के मूल्यों पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आरोपित होता है, ठीक है। सेकेंड है कि आयात की प्रति इकाई पर एक निश्चित भार के रूप में विशिष्ट शुल्क आरोपित किया जाता है। तो जो ये बात की जा रही है एड वैलोरम की, तो ये देखो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट में एड वैलोरम की बात की जा रही है, ये हमारा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि एड वैलोरम ड्यूटी का काम ही यही होता है। और सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे हम क्रूड ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, हम बाहर से ख़रीदते हैं, तो क्या करेगा, अगर एड वैलोरम अगर इस पर लागू होता तो ये क्या करता है कि मूल्य अनुसार, मतलब जो क्रूड ऑयल, जैसे मान लो एक बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है 70 $70 का, ठीक है, मतलब $70 का एक बैरल मिल रहा है। तो अब जो ये एड वैलोरम लगाया जाएगा तो ये 70 रुपये पे, मतलब जो करेंसी होगी उसकी, उस पर लगाया जाएगा, मतलब मूल्य के अनुसार। लेकिन जो ये कहा जा रहा है एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रशुल्क जो होता है, ये एक बैरल पे लगाया जाता है, मतलब ये वस्तु की मात्रा पर लगाया जाता है, और जो एड वैलोरम होता है ये वस्तु की मूल्य पर लगाया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी राजस्व घाटे को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित करता है। तो ए ऑप्शन है कि यह राजस्व घाटे में ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। सेकेंड है कि राजस्व घाटे में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अवधि जो अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। थर्ड है कि सी ऑप्शन की यह राजस्व घाटे में केवल वेतन और पेंशन पर किए गए व्यय को घटाने से प्राप्त होता है। डी है कि यह राजस्व घाटे में से बाह्य अनुदान को घटाने में किया जाता है, ठीक है।
तो अगर इसमें बात करें तो जो ये प्रभावी जो राजस्व घाटा होता है, जो इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट होता है, इसकी अगर बात करें तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो पूंजी परिसंपत्तियां होती हैं, ठीक है, उन्हीं के जो निर्माण में जितनी संपत्ति लगाई जाती है उसको घटा दिया जाता है। और ये संपत्ति कौन सी होती है? जैसे राज्य को कितने, अब जो 15 फाइनेंस कमीशन है जो लागू हो गया है अब, ठीक है, तो इसके अंतर्गत 41% जो ये दिया जा रहा है। पहले ये 42% था 14 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत, ठीक है, राज्यों को दिया जाता था राजस्व, ठीक है, मतलब अनुदान दिया जाता था। अब ये 41% हो गया, क्योंकि जो 1% ये घटा है ये जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए डेवलपमेंट के लिए काट दिया गया है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो ये जो 41% है, तो इसमें क्या है कि इसमें से जितना स्टेट को ये मिलेगा 41%, जितना राजस्व होगा उसका 41% स्टेट को मिलेगा। और स्टेट क्या करेगा इसमें से, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब संरचनात्मक जो परिसंपत्तियाँ होंगी, यानी पूंजीगत परिसंपत्तियाँ जो होंगी, उसके निर्माण में जितना पैसा खर्च होगा 10%, 5%, वो क्या किया जाएगा, जो हमारा राजस्व घाटा, मतलब जो राजस्व घाटा से ये घटा दिया जाएगा। तो उसी को ये इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। मुझे लगता है कि मैं शायद आप लोगों को समझाने में सफल हो पाया हूँ। अगर नहीं हो पाए तो बताइए, आपकी कोई चीज़ें समझ में अगर नहीं आती तो बताइए, मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा उन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन नंबर। और थोड़ा सा मतलब जो ये रहता है ना, इकोनॉमी थोड़ी सी टफ होती है, इसकी लैंग्वेज भी टफ होती है। इंग्लिश में चीज़ें बहुत सरल होती हैं इकोनॉमी की, लेकिन हिंदी में कुछ कहीं कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, आप लोग तो देखते हैं टेस्ट सीरीज में, तो उनका मतलब भी नहीं पता चल रहा कि क्या पूछा जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें समझाने की आप लोगों को कोशिश, ठीक है। और शायद मैं कुछ हद तक सफल हूँ और कुछ हद तक ना सफल हूँ, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। उसको मैं सुधारने की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि खसरा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है, ठीक है, और WHO द्वारा भारत को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। तो ये गलत है, भारत अभी खसरा मुक्त नहीं है। अभी देखने को मिलेगा 1 मिलियन में लगभग 28,000 लोग जो है ये खसरा से पीड़ित रहते हैं, ठीक है। तो ये अभी भारत इससे मुक्त नहीं है। हाँ, अभी एक न्यूज आई थी, उसमें श्रीलंका और मालदीव को खसरा और रूबेला से मुक्त किया गया है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो ये हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बन सकता है आंसर, ठीक है। और ये आणविक बीमारी नहीं है, ये वायरल बीमारी आपको देखने को मिलेगी खसरा, ना कि बैक्टीरियल है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सामूहिक चल निधि अनुपात यानी SLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि SLR को नगद, स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाया जा सकता है। सेकेंड है कि SLR रिजर्व को बैंक स्वयं अपने पास रखता है, ना कि RBI के पास। तो इसकी अगर बात की जाए तो देखो, रिजर्व जो होता है SLR का, तो ये स्वयं बैंक अपने पास रखता है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये नगद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारा, तो सी ऑप्शन सही हो गया। और ये होता क्या है, ये एक मतलब मिनिमम अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। ये एक NDTL मतलब जितनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है बैंक की, ठीक है, उसी का कुछ प्रतिशत होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका इस समय कितना प्रतिशत है, और जो CRR होता है उसका कितना प्रतिशत है। ये मतलब बैंक के पास, ये RBI के पास रखना पड़ता है बैंक को, एक बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है CRR। तो इसका प्रतिशत वर्तमान क्या है और इसका क्या है, इन चीज़ों को आप लोगों को आंसर में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठित किया गया है, और यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षण नीतियों एवं मानकों की अनुशंसा करता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसकी, तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षण निधियों और मानकों की
अनुशंसा करता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये जो बैंकिंग अधिनियम एक्ट जो आपको देखने को मिलेगा 1949 उसके अंतर्गत नहीं है। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, ठीक है। उसी के अंतर्गत इसे बनाया गया है और इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, सेकेंड सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें है कि जीडीपी के संबंध में आधार वर्ष संदर्भित करता है। तो चालू वित्त वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष, ठीक है। बी है कि नवीनतम दशक का प्रारंभिक वर्ष। सी है कि वह वर्ष जिसकी कीमतों का वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। और डी है कि वह वर्ष जिसकी मौद्रिक जीडीपी चालू वर्ष की वास्तविक जीडीपी के समतुल्य हो। तो देखो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वह वर्ष जिसकी कीमतों का वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए उपयोग किया जा रहा हो, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात करता है। तो जीडीपी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 92 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि एक प्रकार की प्राप्तियों पर विचार कीजिए। तो कर राजस्व, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित ऋण पर ब्याज प्राप्तियां और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और विदेश से प्राप्त ऋण, तो इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती हैं? तो देखो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आपका कर राजस्व आता है, ठीक है। टैक्स रिवेन्यू आता है और मतलब हाँ टैक्स रिवेन्यू आता है, और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो ऋण होते हैं उस पर जो ब्याज प्राप्तियां होती हैं ये इनके अंतर्गत मतलब शामिल किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली ये नहीं, ये तो ये नहीं हो सकता। और विदेशी ऋण से विदेशों से प्राप्त ऋण ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्व कलेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले बता देता हूँ ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। और इसमें राजस्व कलेक्शन की बात करते हैं, जो राजस्व कर होता है इसकी अगर हम बात करें तो राजस्व प्राप्तियों में, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा कर प्राप्त हो जिससे ना तो कोई संपत्ति बन रही हो और ना ही संपत्ति कोई बिगड़ रही हो, ना मतलब कुछ बेचा जा रहा हो और ना ही कोई गिरवी रखा जा रहा हो, ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, तो उसे राजस्व कर कहते हैं। तो इनमें तो कोई देखो ब्याज प्राप्त होता है, उससे कोई हमारी ना तो हम कुछ बेच रहे हैं ना खरीद रहे हैं, हमें पैसा प्राप्त होता है ब्याज के एवज में, तो वो उसी में शामिल हो जाता है और कर राजस्व भी है। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार से ऋण की वसूली कर लेते हैं तो ये हमारी एक एसेट खत्म हो रही, संपत्ति खत्म हो रही है, तो ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और ये विदेशी ऋण ये भी हमारी ये मतलब लाइबिलिटी को जन्म दे रही है, ठीक है। तो जो कोई अगर किसी फॉर्म में लाइबिलिटी किसी हम संपत्ति को या तो ख़त्म कर रहे हैं या फिर कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर बन रही है, तो उसी के संबंध में वो कैपिटल रिसीव के अंतर्गत आती हैं। और जिनमें कोई लायबिलिटी और कोई संपत्ति हम बेच नहीं रहते हैं, उसके एवज में हमको पैसा प्राप्त होता है, तो उसे हम जो है राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट सॉरी। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि स्वदेश पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसके तहत कोविड-19 रोग के कारण विदेश से लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण किया जाएगा। और सेकेंड है कि आरंभ की गई पहल वंदे भारत मिशन का एक भाग है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इसीलिए स्टार्ट ही किया गया था, जो मतलब ये मिशन था, ठीक है। तो वहाँ के जो विदेश से लौट रहे थे लोग उनका जो है मानचित्रीकरण करना था, उन्हीं के बारे में था। तो ये और ये सब किया किसके अंतर्गत जा रहा था? तो ये जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, ठीक है, उसी के अंतर्गत किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय जीडीपी के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत भारत के नागरिक का वेतन, ठीक है, और भारत में परिचालित जर्मनी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, और जापान में परिचालित कंपनी का अर्जित लाभ। तो देखो ये कोई शामिल नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें जो भारत में परिचालित जो कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा जो अर्जित लाभ होगा वो जो है भारत की जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही होता है कि किसी मतलब जो इंडिया के अंदर, इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट होगा, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो मूल्य होगा गुड्स एंड सर्विस का, उसका जितना भी होगा, अगर इंडिया के अंदर
प्रोडक्शन हो रहा है तो इंडिया की जीडीपी में गिना जाएगा, ना कि किसी अदर की। और इंडिया का भी कोई कंपनी है या इंडिया का कोई कंपनी दूसरे कंट्री में है तो उसका अगर कहो कि जीडीपी में शामिल होगा तो वो नहीं, वो केवल इंडिया की बाउंड्री के अंदर, चाहे वो भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला भी गलत हो गया इसके संबंध में, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 95, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मुद्रा परिवर्तनीयता से तात्पर्य बाजार निर्धारित विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को घरेलू मुद्राओं में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत में चालू खाता और साथ ही पूंजी खाता को पूर्व परिवर्तनीयता अपनाई गई है, तो ये गलत है। देखो पूर्व खाता तो पूर्व परिवर्तित है, ठीक है, इसमें पूर्व परिवर्तनीयता शामिल है, लेकिन पूंजी खाता जो अंशतः ये आंशिक पूर्ण आंशिक परिवर्तनीयता मुद्रा परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, और फर्स्ट वाला तो हमारा सही ही हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही होता है कि मुद्रा परिवर्तन का कि बाजार निर्धारित विनिमय दर को घरेलू मुद्रा से अन्य मुद्राओं में, अन्य मुद्राओं को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता को कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 96, और ये जो पूर्ण परिवर्तनीयता जो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता है, इसे आरबीआई द्वारा 1993 में लागू किया गया था, पूर्ण परिवर्तना नीति, ठीक है। पूर्ण मुद्रा को पूर्ण परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय निवेश के कोष के संदर्भ में, मतलब राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह व्याप्तगत न होने वाले कोष हैं जो अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका वित्तीयन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से होने वाली आय से किया जाता है। तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट तो आप जानते ही हैं, सही ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के कंपनीज होते हैं उनको बेचकर ही ये संपत्ति प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये फंड होता है इसको 2005 में बनाया गया था, और इसका जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो NIIF है, ये भारत की प्रथम अवसंरचना विशिष्ट निवेश निधि है, ठीक है। और यह निवेश जो आपको देखने को मिलेगा, तो निवेश में क्या होता है कि निवेश कोष भिन्न होता है। इसमें इसका उद्देश्य मुख्य होता है कि वाणिज्य रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, यथा जैसे कि ग्रीनफील्ड परियोजना है या ब्राउनफील्ड परियोजना है, ठीक है, ब्राउनफील्ड परियोजना सहित अवरुद्ध परियोजनाओं में अवसंरचना विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना होता है, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव बनाने के लिए ये किया जाता है, जो मतलब अवरुद्ध यानी जो बंद होने की कगार पे हैं या बंद हो चुकी हैं कुछ परियोजनाएं, उनको चालू करने के लिए, और नई परियोजनाएं जो प्रॉफिट के बेस पे उनको भी इसमें लागू किया जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह कार्यशील आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या का माप है, और इसे कुल जनसंख्या के प्रति हजार व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप परिभाषित किया जाता है। सी है कि इस श्रम बल को प्रति हजार व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है, ठीक है हमारा। तो अगर इसमें बात करें तो हमारा देखो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि कुल जनसंख्या के प्रति हजार व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर तो 99, इसमें कहा गया है कि नहीं 98, ठीक है, छूटा जा रहा था, चलो कोई नहीं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है इसमें कि इस श्रेणी में उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला घरेलू सब्सिडी समर्थन उपाय शामिल होते हैं। हालांकि कृषि में इन सब्सिडियों के तहत किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कौन सा मतलब ये सब्सिडी शामिल है, ठीक है। तो ए है अम्बर बॉक्स है, बी है रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो
ये जो हमारा ए ऑप्शन सही है। ये अम्बर बॉक्स के बारे में बात की जा रही है। ये WTO का इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसमें ये लोग अपना मतलब उत्पादन और व्यापार को जो विकृत करने की एक करने वाली घरेलू सब्सिडी और समर्थन उपाय शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी के बारे में ये मतलब होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में अंतिम वस्तु बनाने हेतु आवश्यक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि उपभोग वस्तु के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, और वह आर्थिक क्रिया में किसी और रूपांतरण से नहीं गुजरना चाहिए, मतलब वो अंतिम मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है कि उसकी प्रकृति गैर टिकाऊ होनी चाहिए। तो देखो ये गलत है। गैर टिकाऊ कैसे? जैसे अब मोटरसाइकिल है, मोटर व्हीकल है, ये गैर टिकाऊ थोड़ी हैं। गैर टिकाऊ तो अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली होती हैं, जैसे दैनिक जीवन में जो भी ज़रूरत होती है खाने पीने की चीज़ें, दाल चावल आटा, ठीक है। लेकिन ये टिकाऊ जैसे मोटर बाइक है, ठीक है, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो ये गलत है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आर्थिक प्रक्रिया में किसी और रूपांतर से नहीं गुजरना चाहिए। तो सेकेंड तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि उपभोग वस्तु के रूप में होनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। इसमें भी कई मतलब फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जब से इस्पात है, इस्पात से क्या करते हैं हम, गाड़ियाँ बनाते हैं या और बहुत चीज़ें बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो वो मतलब डायरेक्टली उपभोग नहीं करते हैं, उसका बाद में करते हैं, लेकिन वो भी तो एक मतलब होता है, उसको अलग अलग रूपों में बनाया जाता है। तो ये गलत हो गया। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादन कर सम्मिलित नहीं होता है और जिस पर उपलब्ध सब्सिडी समाविष्ट होती है, ठीक है। और सेकेंड है कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन और उत्पाद दोनों कर सम्मिलित होते हैं तथा उत्पादन और उत्पाद सब्सिडी दोनों ही सम्मिलित नहीं होती हैं। तो देखो जो ये कहा जा रहा है, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आधारभूत मूल्यों पर GDP वर्धन यानी GVA की बात की जा रही है भाई, GVA। तो GVA में क्या होता है कि इसमें उत्पादन कर भी सम्मिलित होता है, तो ये गलत हो गया इसमें। और जिस उत्पाद का उत्पादन में सब्सिडी भी समाहित होती है, तो इसमें सब्सिडी नहीं होती लेकिन उत्पादन कर शामिल होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकेंड वाला तो सही है, क्योंकि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन दोनों सम्मिलित होते हैं, जैसे कि उत्पादन और उत्पाद सब्सिडी दोनों सम्मिलित नहीं होते हैं। तो सब्सिडी इसमें भी सम्मिलित नहीं होती है, कर इसमें भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे मतलब फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमने यहाँ पर जो आज की जंग जो है शुरू की थी उसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। हमने जो है 50 क्वेश्चन आज के कर लिए हैं। अगला कल आप लोगों को करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। परसों फिर से टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब डेली बेसिस पे एक वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि गले में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं मतलब थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को रेगुलर कितने टाइम वीडियो चाहिए, शाम के टाइम चाहिए, सुबह के टाइम चाहिए, और सुबह के टाइम चाहिए तो कितने टाइम चाहिए, ठीक है, और शाम के टाइम चाहिए तो कितने टाइम चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए, मैं उसी के अंतर्गत चलूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी और ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि अब भाई टाइम नहीं है, आप लोगों को रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, वीडियो देखनी है, ठीक है। यही काम करना है, करंट अफेयर तैयार करना है। तो करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तैयार करवा दूंगा, टेस्ट सीरीज भी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, विजन की। और विजन की हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि इनसाइट की भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आती हैं, तो उनको भी करवाने की कोशिश करूँगा अगर हो पाएगा मेरे से, ठीक है। अगर ये वाली डिस्कस हो जाती है तो उनको भी कर लूँगा। तो आप लोग जैसा भी हो आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।